नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं इतिहास के पन्नों को आपके सामने उकेरने के लिए। देखें, राव मालदेव की बात कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में। और राव मालदेव एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे मारवाड़ के। नवकोठी मारवाड़ रो धनी राव मालदेव, जिनका साम्राज्य पाकिस्तान के पंजाब से लगाकर दक्षिण में सिरोही तक पूरा संपूर्ण वेस्टर्न राजस्थान उनके कब्जे में था। इवन दिल्ली तक उनकी सीमाएं छू रही थी। राव मालदेव लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और इसी कड़ी के अंदर राव मालदेव ने एक बार फलौदी पर हमला किया। जी हां, वर्तमान फलौदी नया जिला है, पहले जोधपुर में हुआ करता था। और फलौदी और जैसलमेर उन दिनों एक ही रियासत का हिस्सा थे। जब राव मालदेव ने फलौदी पर हमला किया तो उस समय जैसलमेर के शासक थे महारावल लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी, महारावल लूणकरण भाटी। महारावल लूणकरण भाटी की रियासत जैसलमेर और फलौदी, उसमें से फलौदी पर हमला कर दिया राव मालदेव ने और फलौदी जीत लिया। और फलौदी जीतने के बाद राव मालदेव के हौसले और बढ़ गए और उन्होंने अपनी सेना जैसलमेर की तरफ रवाना कर दी। अब महारावल लूणकरण भाटी पूरी तरह से राव मालदेव की शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने संधि का प्रस्ताव भिजवाया राव मालदेव के पास में कि हुक्म नवकोठी मारवाड़ धनी, मुंह आपसू संधि करना चाहूं हूं। तो राव मालदेव की तो सीधी सी एक ही शर्त है, साहब संधि करनी है तो सुना है आपकी पुत्री बड़ी सुंदर है, उससे मेरा विवाह करवा दो। तो महारावल लूणकरण भाटी की एक पुत्री थी जिसका नाम था उमा दे। भाटी कुल से हैं इसलिए भटियाणी रानी, भटियाणी रानी सा, जिनका नाम था उमा दे, महासती भटियाणी रानी उमा दे से मेरा विवाह करवा दो, ऐसा राव मालदेव ने प्रस्ताव रखा लूणकरण भाटी के समक्ष। अब लूणकरण भाटी ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राव मालदेव को कहा कि हुक्म नवकोठी मारवाड़ धनी, आप फिलहाल सेना लेकर आए हो, युद्ध की ड्रेस में हो, जोधपुर जाइए और बारात लेकर आइए। राव मालदेव जोधपुर आ गए और बारात की तैयारियां करने लगे। इधर भाटियों ने जम के मजाक बनाया राव मालदेव का कि यार ये आदमी कैसा है, अपनी शादी का प्रस्ताव खुद ही रख रहा है, क्या इसके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है? भाई शादी का प्रस्ताव तो कोई बड़े बुजुर्ग रखे या नाई के हाथों सगाई का नारियल भेजे खुद ही। ये बात बहुत बुरी लगी राव मालदेव को कि मेरा इन भाटियों ने मजाक कैसे बना दिया। और वैसे भाटियों और राठौड़ों के दुश्मनी तो जग जाहिर है, 36 का आंकड़ा लगा ही रहता है, पड़ोसी रियासतें हैं तो भिड़ेंगे आपस में। इसी गुस्से से राव मालदेव सीधा पहुंचे जैसलमेर। और जैसलमेर में एक जगह है बड़ा बाग। जैसलमेर में बड़ा बाग, जहां पर जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां हैं। एकमात्र ऐसा इलाका जैसलमेर में रेगिस्तान में जहां पर कुछ हरे दरख्त, हरे वृक्ष भी हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा रेगिस्तान है। और वहां बड़ा बाग के अंदर जो बचे कुछ पेड़ थे वो भी राव मालदेव ने काट लिए और भाटी शासक लूणकरण को धमकी भेजी कि माइंड योर लैंग्वेज, होश में बात करना। ये पेड़ थे, भाटियों के सिर भी हो सकते थे। मतलब साफ था कि धमकी थी ये। अब भाटी वो भी तो राजपूत है, चुप थोड़ी बैठेंगे, और ऊपर से बेटी भी देनी है। अब लूणकरण भाटी टेंशन में कि करे तो करे क्या। अब राव मालदेव को उत्तर तो देना जरूरी है, भले वो कितना ही ताकतवर शासक है। तो लूणकरण भाटी ने अपना एक सेनापति कल्याण सिंह सोढ़ा को भेजा जोधपुर और उसको यह कह के भेजा कि राव मालदेव को जाओ और भाटियों की ताकत का एहसास करवाओ, महसूस करवाना कि भाटियों ने चूड़ियां नहीं पहनी है पर बेटी का घर भी नहीं टूटना चाहिए, ऐसा कुछ करके आना।
तो कल्याण सिंह सोढ़ा सीधा आते हैं जोधपुर, और जोधपुर के पास में मंडोर, और मंडोर में हर एक पेड़ के नीचे एक एक कुलाड़ी रख के आ जाते हैं, और राव मालदेव को सूचना भिजवाते हैं कि काट तो हम भी सकते हैं पर काटेंगे नहीं। यानी दुश्मनी तो दोनों ही पक्षों के बीच में पहले से फैली हुई थी। अब आप जरा सोचिए कि इस चक्कर में उमादेव का ब्याह अगर राव मालदेव से होता है तो दुश्मनी का बीज तो दोनों के बीच में पहले से ही फूटा हुआ है। यह बात जो मैंने बताई अपने आधार पर नहीं बताई है, यह बात लिखी है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है आशा शाह, जिन्हें आशिया जी या आशानंद भी कह सकते हैं आप। एक चारण कवि थे आशानंद बारठ, जिन्होंने अपनी पुस्तक आशिया जीरा दूहा में इस बात का जिक्र किया है। आशिया जीरा दूहा। आशानंद बारठ लिखते हैं कि जब राव मालदेव का विवाह उमादेव के साथ हुआ तो पहली बार जब मालदेव उमादेव को ब्याह कर जैसलमेर से जोधपुर गए, उस दौरान राजपूती परंपरा के अनुसार दहेज दिया जाता है, और दहेज में मैंने पहले भी कहा आपको कि कुछ देवे ना देवे लेकिन दहेज में दासी देना जरूर था, कंपलसरी था। और दासी अर्थात दहेज अच्छा ही दिया जाएगा, यानी कि उस साम्राज्य में जो सबसे सुंदर से सुंदर लड़की है वो दाइजे में दी जाएगी। तो दहेज में एक दासी दी गई थी जिसका नाम था भारमली। जी हां, ये नाम कॉमन मिलेगा हर जगह। तो भारमली दहेज में दी गई किसको? राव मालदेव को। और भाटियों और राठौड़ों में पहले से 36 का आंकड़ा तो था ही, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ा बाग में पेड़ काटे, उधर मंडोर में कुलाड़ियां रख के आ गए कल्याण सिंह सोढ़ा। तो जब उमादेव पहली बार ब्याह करके जोधपुर आई तो हमारे रावजी जो है, नवकोठी मारवाड़ा जो धनी है, राव मालदेव है, वह महफिलों में बढ़िया पूरे टाइट हो रहे थे। टाइट होना समझते हो ना? चढ़ा रखी थी और महफिलें चल रही थी। पूरी रात बेचारी उमादेव उनका इंतजार करती रही। एक गाना भी है, मेरी सुरीली आवाज तो नहीं है, गाने की पैरोडी बोल देता हूं। एक गाना सुना होगा, चांद चढ़ियो गिगनार पियूसा, घर आया आधी रात पियू जी, अब तो घरा पधार मारोनी थारी बिलखे छे जी बिलखे छे। ये गाना राव मालदेव की पत्नी महासती उमादेव को ही डेडिकेटेड है। बहुत इंतजार किया लेकिन राव जी हुक्म नहीं आए। पहली रात थी, सुहाग रात। अब ऐसी महफिल में उमादेव तो नहीं जा सकती, इसलिए उमादेव ने भेजा भारमली को कि तू जा और राव जी को बुला के लिया। भारमली गई उस महफिल में और राव जी फुल नशे में थे और भारमली की सुंदरता देखी उन्होंने, क्योंकि काफी सुंदर थी। मैंने कहा ना, सबसे सुंदर दहेज में दी जाती थी। और राव जी तो भारमली के साथ ही शुरू हो गए। अब वो बेचारी दासी है, कुछ कह नहीं सकती राव जी को, क्योंकि वस्तु है। वहीं भारमली के साथ ही लगे रहे। काफी देर बीत जाने के बाद में उमादेव ने सोचा कि एक को भेजा था वो भी वापस नहीं मरी, अब हुआ करे तो करें क्या। तो उमादेव पहली बार मर्यादा छोड़ते हुए उस महफिल में गई, हाथ में थाल लेकर पति का तिलक करने के लिए। और वहां जाकर देखा तो वहां तिलक कुछ और ही चल रहा है। उमादेव का दिमाग खराब हुआ और उसने तुरंत वहीं थाल पटका और वहां से हमेशा के लिए रूठ के अपने पति से विमुख होकर चली गई। इसलिए यही उमादेव इतिहास में रूठी रानी नाम से जानी गई। अजमेर चली गई रूठी रानी सा। पर मालदेव रे नौकोठी मारवाड़ा धनी रे कई फर्क पड़े।
उमा देना सही, भारमली तो है। अब उसके लिए सब कुछ राव जी के लिए भारमली ही थी। लेकिन भारमली अपने सिद्धांत के साथ समझौता कर रही थी, क्योंकि वो वस्तु हैं। राव मालदेव उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन बावजूद भी वो करे तो करे क्या, क्योंकि दहेज में, फ्री में आई है वो, गिफ्ट में। भारमली एक दिन मेहरानगढ़ किले में झरोके में खड़ी खड़ी देख रही है जैसलमेर की तरफ, और बढ़िया शानदार मौसम हो रखा है बारिश का, बिजलियां कड़कड़ा रही हैं, और भारमली की आंखों में से आंसू की बूंदें टपक रही हैं, क्योंकि भारमली को यह पछतावा हो रहा है इस बात का कि मैंने एक सती नारी का घर तोड़ा। भगवान माफ नहीं करेगा उसे, वो ऐसा सोच रही है, वो गिल्ट महसूस कर रही है। राव जी हुकुम आए पीछे से, और आते ही भारमली को बाहों में धर लिया और उसके आंखों से आंसू पोंछे और कहा, भारमलू रो क्यों रहा है बेटा? तो भारमली कैसे कहवे कि मैं क्यों रो रही हूं, वो नहीं बोली। राव जी ने कहा कि जैसलमेर की पीहर की याद आ रही है? तो उसने खाली मुंडा हिलाया कि हाँ साहब, हुकुम, याद आ रही है। तो क्या याद आ रही है तो चली जा जैसलमेर। फिर भारमली फूट फूट के रो पड़ी और कहने लगी कि कैसे जाऊं मैं, लोग मुझे उल्हाने देंगे कि वहां की राजकुमारी का घर तोड़ा है मैंने। राव जी ने कहा, जैसलमेर वालों की इतनी औकात कि तेरे को उल्हाने दें? तू जा, अभी जा, मैं भी देखूं कि नवकोठी मारवाड़ा धनी की तलवार को हाथ कौन लगाता है। बड़े भारी मन से भारमली वहां तो चली गई जैसलमेर, और जैसलमेर को अच्छी तरह से पता है, जैसलमेर वालों को, कि अगर भारमली को कुछ तू भी कहा मतलब मारवाड़ की सीधी सेना आ जाएगी। पर सब अंदर ही अंदर तो जानते कि ये वही है जिसने उमा दे का घर तोड़ा है, पर कोई बोलता नहीं। अब वहां चक्कर यह पड़ा कि भारमली खूबसूरत थी और एक दासी है बेचारी, तो हर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहता है। तो वहां पर भाटियों के दो राजकुमार थे, वो भारमली के पीछे पीछे घूमने लगे, शादीशुदा राजकुमार। अब उन शादीशुदा राजकुमारों की पत्नियां टेंशन में आ गई कि उधर इसने ननद का घर तोड़ा, अब हमारा घर तोड़ेगी ये, इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसका अगर हम कुछ करें तो मारवाड़ की सेना आ जाएगी, तो करे क्या? तो उसमें से एक राजकुमार की पत्नी थी, उसका एक भाई था जिसका नाम था बागा। बागा नाम था उसका, बाग सिंह। ये बाड़मेर के अंदर एक जगह है कोटड़ा, वहां का ठाकुर था, इसलिए इसको बागा कोटड़िया कहा जाता था। ये उस जमाने का एक बहुत ही गुंडा टाइप का आदमी था। गुंडा तो नहीं कह सकते, उस जमाने का रॉबिन हुड कह सकते हैं। अमीरों को लूटना, गरीबों का भला करना, पकड़ में नहीं आता था, लूटपाट का काम था। तो उसने कहा कि एक काम कर, तू अपने भाई बागे को बुला, वो भारमली का इलाज करेगा और हमारे माथे नहीं आएगा कि भारमली का किसने इलाज किया। तो बागे को बुलाया बहना ने जैसलमेर, और बागा ऊंट लेकर आ गया सीधा जैसलमेर। और जैसलमेर आकर बहना ने सारी बात बताई कि थारे जीजा जी भी है ना, बाउंड्री मातीज खड़ा है, पता नहीं कब भारमली की तरफ मुड़ जाए और तेरी बहन का घर टूट जाएगा, तू कुछ इलाज कर। तो बागे ने कहा कि बहना, कल मैं वापस कोटड़े जाऊंगा, और उस टाइम तू एक काम करना, जब मैं जाऊं तो तू सीख देने मत आना। जब भाई रवाना होता है बहन के ससुराल से, तो बहना सीख देने आती है, तिलक विलक निकालने आती है, तू मत आना, इस भारमली को भेजना, मैं वहीं से उठाऊंगा इसको। अगला दिन हुआ और बागा अपना ऊंट खड़ा करता है जैसलमेर में, और वहां से ऊंट पे बैठकर रवाना होता है और जोर से चिल्लाता है कि बहना आ, मैं निकल रहा हूं। तो बहना तो सीधा भारमली को कहती है, भारमली तैयार होके ही बैठी हुई थी, क्योंकि खूबसूरती का मतलब क्या होता है, मेकअप वेकअप लगा के बैठना, वो हमेशा मेकअप में ही रहती थी।
तो बहना ने कहा, देख मुंह तो तैयार नहीं हूं, तू जा भारमली, और तेरा भी भाई है, सीख दे के आ जा। भारमली गई और बागे को तिलक ज्यों ही निकालने लगी और बागे ने हाथ पकड़ा और बिठा दिया ऊंट पे, और सीधा बागा ले भागा कोटड़े। ठीक है, अब बागा भागा कोटड़े राव मालदेव की पत्नी समान भारमली को उठा के। राव मालदेव का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और राव मालदेव ने कहा, सेना तैयार करो, इस बागे को तो इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसे भी इसकी कंप्लेंट बहुत आती है। तब इसी आशानंद बारठ ने आशिया जी ने समझाया, ये बातें आशिया जी दोहा में लिखी हुई है, समझाया कि हुकुम नव कोठी मारवाड़ रो धनी एक गुंडे के पीछे जाएगा, और पहली बात तो वो ठिकाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी क्या गारंटी है, मुंह उठा के वापस आओगे तो हंसी नहीं होगी, तो क्या करें, तो कि मुंह जाऊं, मैं जाता हूं उसको समझाने के लिए। तो खुद आशानंद बारठ सीधा कोटड़े पहुंचते, और जब बागे ने सुना कि आशानंद बारठ एक महान कवि, उस जमाने में कवियों का बहुत बड़ा सम्मान होता था, उस जमाने के भाई गूगल, फेसबुक, यूट्यूब थे, वो इंस्टाग्राम थे, तभी तो इतनी जानकारी मिल रही है आपको। जिस प्रकार से आप इंस्टा का और गूगल का, यूट्यूब का सम्मान करते हो, उस जमाने में यही तो थे। बाघा ने देखा कि एक बहुत महान कवि मेरे दरबार पे आ रहा है, तो बागा खुद भारमली के साथ 2-3 किलोमीटर पैदल नंगे पैर उनका स्वागत करने के लिए गए। आशानंद बारठ का भरपूर तरीके से स्वागत किया। आशानंद बारठ को कोटड़े ले आए बागा, और भारमली और बागे की वहां पर प्रेम देखकर, एक दूसरे के प्रति विश्वास देखकर आशानंद ने सोचा कि इस जोड़े को हमें नहीं तोड़ना है, पाप लगेगा, क्योंकि भारमली को सच्चा प्यार अब बागा ही मिला था, बाकी तो वो समझौते कर रही थी बेचारी। आशानंद बारठ फिर गए नहीं मारवाड़, वहीं पे रहे बागे के पास, और फिर राव जी ने भी पीछा छोड़ दिया कि और ले आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये थी बागे और भारमली की प्रेम कहानी और राव मालदेव की वीरता शौर्य का बखान। वीडियो को लाइक करना नहीं बोलूंगा, डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर कि आप किस प्रकार की सोच रखते हो। मार्केट में कचरा तो बहुत है, लेकिन क्रीम बहुत कम मिलता है ना, मिलता है।